Hello students, Namaskar. Myself Mahavir Prasad. Welcome to all of you in my biology online class. Students, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था पादपों में जल अवशोषण के बारे में, वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। तो हमने देखा कि पादपों में जल का अवशोषण मूल के मूल रोमों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जो कि दो प्रकार से होता है, निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण, जिसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे पादपों में जल का मार्ग, यानी पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स। पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो पादपों में जल के मार्ग की बात करें तो स्टूडेंट्स, मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। जल व खनिज लवणों का अवशोषण पादपों में किसके द्वारा होता है? मूल रोम के द्वारा होता है, ठीक है। अब मूल रोम के द्वारा जल को अवशोषित करने के बाद में इस जल को मूल की जाइलम तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो मूल के जाइलम तक, यानी मूल रोम के द्वारा जल को अवशोषित करने के बाद मूल के जाइलम तक जो परवान है उसको पार्श्वी परवान भी बोलते हैं अपन, ठीक है, लेटरल फ्लो भी कहते हैं, ठीक है। तो मूल रोम से मूल के जाइलम तक जल का प्रवाह 3 पाथवे के द्वारा होता है। कितने पाथवे के द्वारा? 3 पाथवे के द्वारा होता है, मतलब 3 मार्गों के द्वारा होता है। इसका मतलब पादपों में जल का मार्ग 3 प्रकार से संपन्न होता है, ठीक है। मतलब जल का प्रवाह मूल रोम से मूल के जाइलम तक जल का प्रवाह 3 पाथवे से होता है। वे 3 पाथवे कौन कौन से हैं? देखिए, नंबर 1 है एपोप्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पथ, ठीक है। नंबर 2 सिम्प्लास्ट पथ। नंबर 3 रसधानीय पथ, ठीक है। एपोप्लास्ट पथ यानी एपोप्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे, ओके। नंबर 3 वेक्यूलर पाथवे, वेक्यूलर पाथवे। ये 3 टाइप के हैं। इनमें सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे एपोप्लास्ट पाथवे के अंदर। देखिए, एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है कि मूल रोम से जाइलम तक जल का प्रवाह, ठीक है, निर्जीव कोशिकाएं, कोशिका भित्ति की निर्जीव कोशिकाएं व कोशिकाओं के मध्य उपस्थित अंतराकोशिकीय अंतराल, अंतराकोशिकीय अवकाश, यानी कोशिकाओं के मध्य उपस्थित अंतराकोशिकीय अवकाश, ठीक है, और कोशिका भित्ति की निर्जीव कोशिका के मध्य यदि जल का प्रवाह होता है तो उसे एपोप्लास्ट पाथवे या एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। यानी कोशिकाओं के बीच में जो कोशिकीय अंतरा कोशिकीय अवकाश, यानी अंतरा कोशिकीय अवकाश जो पाए जाते हैं, अंतरा कोशिकीय अवकाश, ठीक है। कोशिकाओं के मध्य उपस्थित अंतरा कोशिकीय अवकाशों से जल का पारगमन होता है, जल का प्रवाह होता है, तो उसे एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। एपोप्लास्ट पथ में जल का प्रवाह विसरण विधि के द्वारा होता है। कौन सी विधि के द्वारा? विसरण विधि के द्वारा, ठीक है। यानी मूल रोम से मूल के जाइलम तक एपोप्लास्ट प्रवाह जल का विसरण विधि के द्वारा होता है, ठीक है। पादपों में मूल की जो अंतस्तवचा होती है, मूल की अंतस्तवचा की कोशिकाओं के मध्य केस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती हैं, केस्पेरियन पट्टिकाएं, ठीक है, केस्पेरियन पट्टिकाएं, ओके। केस्पेरियन पट्टिकाओं में क्या होता है? सुपेरिन का जमाव हो जाता है, यानी पादपों की मूल की अंतस्तवचा की कोशिकाओं के मध्य क्या पाई जाती है? केस्पेरियन पट्टिकाएं। इन केस्पेरियन पट्टिकाओं के अंदर सुबेरिन का जमाव हो जाता है। किसका जमाव होगा? सुबेरिन का, ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। सुबेरिन के जमाव हो जाने के कारण ये कोशिकाएं जल के प्रति अपारगमी हो जाती है। क्या होती है? जल के प्रति अपारगमी हो जाती है। तो उस स्थिति में जल का प्रवाह कोशिका कला के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है?
कोशिका कला, कोशिका कला के द्वारा होता है, ठीक है ना। इस प्रवाह को पार कला परिपथ कहते हैं, पार कला परिपथ। ओके, राइट। देखिए, अंतःस्त्वचा की कोशिकाओं के मध्य केसपेरिन पट्टिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें सुबेरिन का जमाव हो जाने के कारण वो जल के प्रति क्या हो जाती हैं, अपारगम्य हो जाती है। तो इस स्थिति में जल का प्रवाह कोशिका कला के द्वारा किया जाता है। तो कोशिका कला के द्वारा जो जल का प्रवाह होता है उसको पार कला परिपथ कहते हैं। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। और एपोप्लास्ट यानी कोशिका भित्ति की कोशिकाएं और कोशिकाओं के मध्य उपस्थित अंतराकोशिकीय अवकाशों के मध्य अंतराकोशिकीय अवकाशों से होकर जल का प्रवाह होता है, तो उसको एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। और एपोप्लास्ट पथ में जल का प्रवाह विसरण विधि के द्वारा होता है, राइट। ठीक है फ्रेंड्स। नंबर सेकंड है सिम्प्लास्ट पथ। देखिए, सिम्प्लास्ट पथ में क्या होता है कि सिम्प्लास्ट पथ में जल का प्रवाह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का प्रवाह प्लाज्मोडेस्मेटा या जीवद्रव्य तंतुओं के द्वारा, प्लाज्मोडेस्मेटा या जीवद्रव्य तंतु, जीवद्रव्य के अंदर जो तंतुनुमा संरचनाएं होती हैं, जीवद्रव्य तंतु, इन्हीं जीवद्रव्य तंतुकों को प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा यानी जीवद्रव्य के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का प्रवाह प्लाज्मोडेस्मेटा या जीवद्रव्य के द्वारा होता है, तो उसे सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। अब ये सिम्प्लास्ट पाथवे में जल का प्रवाह जो है वो प्रासरण विधि के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? प्रासरण विधि के द्वारा। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रासरण विधि में ये सिम्प्लास्ट पाथवे में जल के प्रवाह को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये प्रासरण विधि के द्वारा होगा और इसमें जीवद्रव्य भाग लेगा। मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में जल का प्रवाह कोशिकाओं की जीवद्रव्य के द्वारा होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा होता है, ठीक है, न कि अंतराकोशिकीय अवकाशों के द्वारा। प्लाज्मोडेस्मेटा या जीवद्रव्य के द्वारा जल का प्रवाह होता है, तो उसे सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। नंबर 3 है रसदानीय पथ या वेक्यूलर पाथवे। रसदानीय पथ में जल का प्रवाह, रसदानीय पथ में जल का प्रवाह एक कोशिका से दूसरी कोशिका के मध्य जीवद्रव्य कला के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवद्रव्य कला, ठीक है। इसमें जीवद्रव्य कला पार्टिसिपेट करती है रसदानी पथ में। जीवद्रव्य कला से जल का प्रवाह होने के बाद वो जल रसदानी से होकर गुजरता है। किधर से होकर गुजरता है? रसदानी से, यानी वेक्यूल से होकर गुजरता है, ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। तो इस प्रकार के जल के प्रवाह को रसदानी या वेक्यूलर पाथवे कहते हैं। यानी वेक्यूलर पाथवे में क्या होता है कि जीवद्रव्य कला पार्टिसिपेट करती है और जीवद्रव्य कला से जल के गुजरने के पश्चात वो जल की मात्रा रसदानी से होकर गुजरती है, इसलिए इसको रसदानीय पथ या वेक्यूलर पाथवे कहते हैं, ठीक है। इस पाथवे के अंदर जल का प्रवाह, इसी पाथवे के अंदर भी जल का प्रवाह प्रासरण विधि के द्वारा होता है, ठीक है। प्रासरण के बारे में हम प्रीवियस वीडियो के अंदर स्टडी कर चुके हैं। प्रासरण विधि के द्वारा, ठीक है, रसदानीय पाथवे के अंदर भी जल का प्रवाह प्रासरण विधि के द्वारा होगा और इसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होगी? ऊर्जा की, ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। ऊर्जा की आवश्यकता होगी रसदानीय पाथवे में, वेक्यूलर पाथवे में और सिम्प्लास्ट पाथवे में, दोनों में ऊर्जा की आवश्यकता होगी और ये दोनों प्रासरण विधि के द्वारा संपन्न होंगे। जबकि एपोप्लास्ट पाथवे में जल का प्रवाह विसरण विधि के द्वारा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात नोट करनी है कि एपोप्लास्ट पाथवे में विसरण विधि के द्वारा यानी डिफ्यूजन प्रोसीजर के द्वारा वाटर का प्रवाह होता है, ठीक है। और सिम्प्लास्ट एंड वेक्यूलर पाथवे के अंदर जल का प्रवाह प्रासरण विधि के द्वारा होता है और इन दोनों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट एंड रसदानीय पाथवे।
यू अंडरस्टैंड? ओके, अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जल अवशोषण को यानी पादपों में जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखिए, जल अवशोषण को पादपों के अंदर जल अवशोषण को कुछ कारक ऐसे होते हैं जो प्रभावित करते हैं। वे कौन कौन से कारक हैं देखिए उनके बारे में। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो पादपों में जल के अवशोषण को प्रभावित करते हैं, उन कारकों के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन कारकों में नंबर 1 है प्राप्य मृदा जल, प्राप्य मृदा जल। ठीक है, नंबर 2 है मृदा वातन, मृदा वातन। ठीक है, नंबर 3 है मृदा का तापमान, मृदा का तापमान। और नंबर 4 है मृदा विलयन की सांद्रता, मृदा विलयन की सांद्रता। ये देखिए, ये 4 कारक है। ठीक है, पादपों में जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं। नंबर 1 है प्राप्य मृदा जल, यानी मृदा में जल की मात्रा कितनी उपस्थित है, कितनी प्राप्त होती है पादपों को। ठीक है, पादपों के जो मूल में मूलरोम होते हैं, उन मूलरोम्स को मृदा के अंदर जल की कितनी मात्रा प्राप्त हो रही है उस पर डिपेंड है जल अवशोषण की प्रक्रिया। ठीक है, जितना ज्यादा जल प्राप्त होगा उतना ही ज्यादा अवशोषित होगा, उतना ही ज्यादा जल अवशोषण होगा। ठीक है, यदि मूलरोम को मृदा में जल कम मात्रा में प्राप्त हो रहा है तो जल अवशोषण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जल अवशोषण भी कम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबसे सामान्य जल अवशोषण जो है, सामान्य जल अवशोषण की जो आदर्श स्थिति है, सामान्य जल अवशोषण की आदर्श स्थिति जल धारण क्षमता और मृदा मलानी प्रतिशतता, मृदा मलानी प्रतिशतता, स्थायी मलानी प्रतिशतता। देखो, मृदा की जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता, एक तो होता है जल धारण क्षमता और एक होता है अस्थायी मलानी प्रतिशतता, अस्थायी मलानी प्रतिशतता। देखिए, इनके परिसीमन में, ठीक है, यदि इनके परिसीमन में जल अवशोषित हो रहा है, ठीक है, जल अवशोषण इनके परिसीमन में होता है, जल धारण क्षमता और स्थायी मलानी प्रतिशतता के परिसीमन में होने वाला जल अवशोषण सामान्य जल अवशोषण माना जाता है। आदर्श स्थिति मानी जाती है जल अवशोषण की, जल धारण क्षमता और स्थायी मलानी प्रतिशतता के परिसीमन में होने वाला जल अवशोषण सामान्य जल अवशोषण या आदर्श स्थिति जल अवशोषण की मानी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनमें नंबर 1 है जल धारण क्षमता। ये क्या होती है, देखिए, जल धारण क्षमता की परिभाषा कि गुरुत्वीय बल के द्वारा निष्कासित किए गए अतिरिक्त जल की मात्रा के पश्चात, गुरुत्वीय बल के द्वारा निष्कासित किए गए जल की मात्रा के पश्चात मृदा में शेष बची जल की क्षमता, मृदा में शेष बची जल की मात्रा जल धारण क्षमता कहलाती है। और इस क्षमता के परिसीमन में यदि जल अवशोषित हो रहा है तो वो जल अवशोषण की आदर्श स्थिति होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी गुरुत्वीय बल के द्वारा निष्कासित की गई जल की मात्रा के पश्चात शेष बची मृदा में शेष बची जल की मात्रा जल धारण क्षमता कहलाती है। मृदा की जल धारण क्षमता किसी क्षमता है, मृदा की जल धारण क्षमता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्षमता के परिसीमन में होने वाला जो अवशोषण है, जल अवशोषण है, वो एक आदर्श स्थिति मानी गई, एक सामान्य अवशोषण माना गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट नंबर 2 है अस्थायी मलानी प्रतिशतता, अस्थायी मलानी प्रतिशतता, यानी मृदा में उपस्थित जल की वह प्रतिशत मात्रा, मृदा में उपस्थित जल की वह प्रतिशत मात्रा जिसमें उगे हुए पादपों की पत्तियों में प्रथम बार अस्थायी मुरझान आता है, प्रथम बार अस्थायी मुरझान आता है, तो उस स्थिति को
अस्थाई मलानी प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मृदा में उपस्थित वह जल की प्रतिशत मात्रा जिसमें उगे हुए पादपों की पत्तियों में प्रथम बार अस्थाई मुरझान आता है, तो उस स्थिति को मृदा की अस्थाई मलानी प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस स्थिति में होने वाला जल अवशोषण एक आदर्श स्थिति है और एक सामान्य अवशोषण है। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट, यू अंडरस्टैंड। तो ये थी प्राप्त मृदा जल। तो इस प्रकार से मृदा में प्राप्त होने वाला, मृदा में उपस्थित जो जल है वो जल अवशोषण को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, अब नंबर 2 है मृदा वातन। अच्छे वातन वाली, यानी अच्छे वातन वाली जो मृदा है, जिस मृदा के अंदर अच्छा वातन होता है, वायु का वातन अच्छा होता है जिस मृदा के अंदर, उस मृदा में जल का अवशोषण क्या होता है, ज्यादा होता है, अधिक मात्रा में होता है। ठीक है ना, यानी अच्छे वातन वाली मृदा में, अच्छे वातन वाली जो मृदा है उसमें जल अवशोषण की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, अधिकतम होगी। जल अवशोषण की जो दर है वो क्या होगी, अधिकतम होगी। और जिस मृदा में वायु का वातन अच्छी तरह नहीं होता है, जिस मृदा में वायु नहीं होती है, तो वहां पादपों को जल अवशोषित, वहां पादपों में जल अवशोषण की प्रक्रिया धीमी होगी, यानी जल अवशोषण कम मात्रा में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट नंबर 3 है मृदा का तापमान। स्टूडेंट्स, मृदा का तापमान भी जल अवशोषण को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें कि यदि मृदा का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य है, यदि मृदा का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में मृदा के द्वारा, ठीक है, जल का अवशोषण है मृदा से पादपों के मूलरोमों के द्वारा, मृदा से पादपों के मूलरोमों के द्वारा जल का अवशोषण क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, और यदि मृदा का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो जल अवशोषण कम होगा, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है मृदा का तापमान तो उस कंडीशन में भी जल अवशोषण कम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। यानी मृदा का तापमान ये जल अवशोषण के लिए उपयुक्त तापमान है। जल अवशोषण के लिए मृदा का उपयुक्त तापमान होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। इससे कम, 20 से कम और 30 से ज्यादा यदि मृदा का तापमान है तो उस कंडीशन में जल अवशोषण की प्रक्रिया क्या होगी, धीमी होगी, जल अवशोषण कम मात्रा में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड, राइट। नेक्स्ट है मृदा विलयन की सांद्रता। देखिए, मृदा विलयन के अंतर्गत मृदा में जल के साथ साथ अनेक प्रकार के खनिज लवण भी विलय रहते हैं। ठीक है, तो खनिज लवण यदि ज्यादा विलय होंगे मृदा में, जल के अंदर, ठीक है, मृदा विलयन में खनिज लवण यदि ज्यादा विलय होंगे तो उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो उच्च अधिकतम सांद्र जो मृदा विलयन है, यानी सांद्र मृदा विलयन से जल अवशोषण कम होता है और तनु मृदा विलयन से जल अवशोषण अधिक होता है। यदि खनिज लवणों की मात्रा कम होगी तो जल का अवशोषण क्या होगा, ज्यादा होगा, और यदि मृदा के अंदर जल में खनिज लवणों की मात्रा ज्यादा है तो जल का अवशोषण क्या होगा, कम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड, राइट। तो ये थे 4 कारण मृदा विलयन की सांद्रता। नंबर 4 है मृदा विलयन की सांद्रता, मतलब सांद्र मृदा विलयन जो है, सांद्र मृदा विलयन, ठीक है, सांद्र मृदा विलयन में जल अवशोषण क्या होता है, कम होता है। सांद्र मृदा विलयन से जल अवशोषण कम। यदि मृदा का जो विलयन है वो सांद्र है, मृदा विलयन सांद्र यानी खनिज लवणों की मात्रा मृदा के विलयन में क्या अधिकतम है, तो उस कंडीशन में जल अवशोषण क्या होगा, मृदा विलयन सांद्र है, खनिज लवणों की मात्रा यदि ज्यादा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जल अवशोषण कम होगा, जल अवशोषण कम होगा। ठीक है, और यदि मृदा विलयन तनु है, मृदा विलयन तनु है
तो उस कंडीशन में जल अवशोषण क्या होगा, अधिक होगा। जल अवशोषण अधिक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यू राइट, यू अंडरस्टैंड। जल को प्रभावित करने वाले 4 कारक हो गए, प्राप्य मृदा जल, मृदा वातन, मृदा का तापमान, मृदा विलयन की सांद्रता। इनमें से भी कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछने जाते हैं। ठीक है, तो प्राप्य मृदा जल में ये 2 टॉपिक है छोटे, इन 2 की परिभाषा आपको याद करनी है। एक तो जल धारण क्षमता और एक स्थायी मलानी प्रतिशतता। ठीक है, अच्छे वातन की मृदा होगी तो उसमें जल का अवशोषण भी क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, मृदा का तापमान यदि 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है तो जल अवशोषण अच्छा होगा। ठीक है, और 20 डिग्री से कम और 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है मृदा का तापमान तो जल अवशोषण कम होगा। ठीक है, और सांद्र मृदा विलयन में जल अवशोषण कम होगा और तनु मृदा विलयन में जल अवशोषण अधिक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 4 ये जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं और ये 3 जल के मार्ग हैं पादपों में। ये जल के मार्ग मूल रोम से लेकर के मूल के जाइलम तक पहुंचने के लिए। ठीक है, मूल रोम से लेकर मूल के जाइलम तक जो जल है वो 3 पाथ से होकर के गुजरता है। ठीक है ना, मूल के जाइलम तक 3 पाथ से होकर के गुजरता है। एपोप्लास्ट पाथवे, नंबर 2 है सिंप्लास्ट पाथवे और नंबर 3 है वेक्यूलर पाथवे। यू अंडरस्टैंड। ठीक है, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आज की क्लास में, इतना ही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।